यस हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर है चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 4। इस पर्टिकुलर लेक्चर में मोशन ऑफ चार्ज इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर किसी चार्ज को ऐसे कोई रीजन के अंदर छोड़ दिया जाए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, तो फिर उस चार्ज का बिहेवियर कैसा होगा उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हमको यहाँ पे लेना है। ऑल्दो वी कैन नॉट डिस्कस एवरीथिंग अबाउट दैट चार्ज, बट यहाँ पे कुछ स्पेशल एप्लीकेशन जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं मोशन ऑफ चार्ज इन अ कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एंड बिलीव मी, दिस इज रियली रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि radius of a charge particle, when we enter that particular charge particle perpendicular to magnetic field, तो वो charge particle क्या करता है, circular motion करता है, right? तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल की जो सर्कुलर मोशन होती है, उस सर्कुलर मोशन के लिए रेडियस का फॉर्मूला हम जानते हैं। तो वो रेडियस का फॉर्मूला क्या है देखते हैं। चलिए, वो रेडियस का फॉर्मूला है आर, और हम उसको बोलते हैं एम वी अपॉन क्यू बी। एम वी अपॉन क्यू बी, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो मोमेंटम अपॉन क्यू बी। सो ये हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को अलग अलग तरीके से मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं इस फॉर्मूला के बेस्ड इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको मिलेंगे, लेकिन वहां पे रेडियस का फॉर्मूला ही आपको अप्लाई करना होगा। लेकिन ये रेडियस का फॉर्मूला यूनिवर्सल नहीं है, मतलब अलग अलग फॉर्मेट में हम उसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, आप जब सब जानते हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल को, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल को बैटरी का यूज करके फोर्स दिया जाए, मतलब ऐसा है कि कहीं से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन या कोई भी चार्ज पार्टिकल की गन। चलो चार्ज पार्टिकल को मैं यहाँ पे प्रोटॉन की बात करता हूं, तो ये प्रोटॉन गन है। मान लेते हैं कि प्रोटॉन कैसे प्रोड्यूस किया गया, तो कि कोई बैटरी लगा के हमने क्या किया, प्रोटॉन प्रोड्यूस किया गया। तो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा अ चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल वी, ऐसा स्टेटमेंट होगा। मैं यहाँ पे वो स्टेटमेंट लिख देता हूं, तो वो स्टेटमेंट आपके लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, फेमिलियर हो जाएगा। स्टेटमेंट कुछ ऐसा होगा, when charged particle is accelerated with the help of potential v, ओके okay? तो क्या हो जाएगा, उस चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिख सकते हो, चार्ज पार्टिकल का चार्ज और पोटेंशियल का प्रोडक्ट। चार्ज और पोटेंशियल का प्रोडक्ट उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, और ये काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर से, या फिर आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो पी स्क्वायर अपॉन 2m से। तो बस पूरी सिचुएशन इस पर्टिकुलर चीज पे यहाँ पे डिपेंड करती है। तो आइए देखते हैं एग्जैक्टली क्या हो सकता है। तो देखिए, अगर चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम पी स्क्वायर अपॉन 2m बोलते हैं, ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी अगर E है, तो ऐसे सिचुएशन में मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट 2me। ये कैसे हो गया, तो देखिए पी स्क्वायर नीचे 2m है, 2m को अपने राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस me हो जाएगा। चलो एक स्टेप में करके दिखाता हूं, एक स्टेप में करके दिखाता हूं। पी स्क्वायर अपॉन 2m, ये काइनेटिक एनर्जी फॉर एग्जांपल E है, तो यहां से मुझे पी स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा, वो मिलेगा 2me, और यहां से मोमेंटम का जो फॉर्मूला मुझे मिलेगा ये हो जाएगा अंडर रूट ट्वाइस एम ई। तो आप क्या कर सकते हो, ये मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो इक्वेशन 1 में रख सकते हो। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 गिव्स, वो मुझे क्या देगा, रेडियस का फॉर्मूला देगा, और ये रेडियस के फॉर्मूला में न्यूमरेटर में आएगा ट्वाइस एम ई अपॉन क्या हो जाएगा, क्यूबी हो जाएगा। तो ये रेडियस का अलग फॉर्मूला है। कभी कभी आपको क्या दे दिया जाता है कि एनर्जी दे दी जाती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल दे दिया जाता है इंस्टेड ऑफ वेलोसिटी या मोमेंटम। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे आप, ये फॉर्मूला को यूज करोगे। यू कैन सी यहाँ पे E आ रहा है, एंड दैट इज बेसिकली इट्स एनर्जी। चलो अगर मैं इसको फॉर्मूला नंबर 2 दे देता हूं, इसको फॉर्मूला नंबर 2 दे देता हूं। चलो अब
और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? तो और पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि अगर काइनेटिक एनर्जी है जिसको हम पी स्क्वायर बाई 2m बोलते हैं, अगर काइनेटिक एनर्जी को हम Q इंटू वी रख दें तो यहां से मुझे पी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी ट्वाइस एम क्यू वी। तो यहां से मोमेंटम का फॉर्मूला मुझे मिल जाएगा अंडर रूट ट्वाइस एम क्यू इंटू वी। और अगर ये फॉर्मूला अगर हम इक्वेशन 1 के अंदर रख देते हैं तो इस इक्वेशन 1 से मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? तो यू कैन सी दैट कि R का फॉर्मूला मुझे मिलेगा कुछ ऐसा, अंडर रूट ट्वाइस एम क्यू वी अपॉन हो जाएगा क्यू बी। अब देखो ऊपर रूट क्यू है और नीचे क्यू है, तो उसको अगर हम थोड़ा रीएडजस्ट करके लिखें तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 अपॉन बी, स्क्वायर रूट में ये 2 ऐसे ही रहेगा, m ऐसे ही रहेगा, v ऐसे ही रहेगा, लेकिन ऊपर रूट क्यू नीचे क्यू। तो अब आप सोच सकते हो रूट क्यू अपॉन क्यू क्या होता है, तो कि नीचे की साइड रूट क्यू आ जाएगा और रूट के अंदर मुझे क्यू लिखना पड़ेगा। तो रेडियस का फॉर्मूला मुझे यहाँ पे मिल चुका है। दिस इज दी फॉर्मूला नंबर 3 फॉर द रेडियस। मतलब रेडियस के फॉर्मूला को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और कोई तरीका है रिप्रेजेंट करने का? है भाई, कैसे है देखते हैं, चलिए। अगर काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर अपॉन 2m जो है, अगर उसको हम F बाई 2 KBT से रिप्लेस कर दे, मतलब अगर आपको काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी के फॉर्म में दी है, मतलब किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए मैंने वोल्टेज को या किसी एनर्जी को यूज नहीं किया है, बल्कि उसको मैंने हीट देके उसको एक्सेलरेट किया है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे पी स्क्वायर का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा? तो देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा FM KBT। ये जो F है वो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मैं लिखता हूं थोड़ी देर के बाद, लेकिन आपको दिमाग में होना चाहिए F इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और P का वैल्यू मुझे यहां से क्या मिलेगा? तो यू कैन से दिस इज FM KBT। ओके, और उसके ऊपर से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इक्वेशन 1 से जो मुझे आंसर मिलेगा यहाँ पे रेडियस का, दैट आंसर वुड बी लाइक दिस, अंडर रूट FM KBT अपॉन QB। ओके, ये फॉर्मूला उसका हो जाएगा, वेर F जो होता है दैट इज बेसिकली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है फॉर आई कैन से गैस और समथिंग लाइक दैट। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम सिचुएशन जो अपने पास होती है उसमें ये F की वैल्यू कितनी होती है भाई? 3 होती है। तो लेकिन अगर हम जनरलाइज करने की कोशिश करें तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केसेस में ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है? 3 होता है, 3 होता है। सो ये देखो यहाँ पे आप ये जो अलग अलग फॉर्मुलेशन आप मेरे सामने मैंने आपके सामने मैंने जो रख दिए हैं, उसके ऊपर से मैंने क्या किया? अलग अलग मोमेंटम का कैलकुलेशन किया और उस मोमेंटम की फॉर्मूला को मैंने क्या कर दिया? इक्वेशन 1 के अंदर रख दिया। तो आप देखिए मेरे सामने अलग अलग फॉर्मेट मुझे मिल रहे हैं रेडियस के, राइट। तो रेडियस यहाँ पे कुछ इस तरह से यूटिलाइज की जाती है। और अलग अलग प्रॉब्लम में जब आपको रेडियस की जरूरत पड़ेगी तो डिपेंडिंग अपॉन गिवन डेटा इन द क्वेश्चन में जो डेटा दिया होगा उस डेटा को यूज करके आप क्या कर सकते हो? इसमें से कोई भी एक फॉर्मूला को पिक करके आप अपना प्रॉब्लम्स क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ये दिमाग में रखने वाली बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज मैं बताता हूं कि हियर अगर कोई पूछे कि वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ओके, व्हेन it is accelerated by potential v, तो आप क्या करोगे? तो that velocity okay is basically what? देखो मैं यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है। वेलोसिटी की जगह पे मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ? पहले एक वर्ड लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद उसके ऊपर से क्या करेंगे? वेलोसिटी निकालते हैं। चलो, हियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल v। तो उस काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो अभी हमने लिखा वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर
इज इक्वल टू क्यू इंटू वी हो जाएगा, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, यहां से ये वी दोनों मिक्स ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे वी जीरो ले लेता हूं। चलो, तो ऐसे सिचुएशन में आप लिख सकते हो वी स्क्वायर क्या होगा, ट्वाइस क्यू वी जीरो अपॉन एम हो जाएगा, और उसके बाद वेलोसिटी का जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू कुछ ऐसा मिलेगा, ट्वाइस क्यू वी जीरो अपॉन एम का स्क्वायर रूट। तो ये उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी होगी जिस चार्ज पार्टिकल को हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करने के लिए जब चार्ज पार्टिकल मुझे डालना है तो कहीं ना कहीं से चार्ज पार्टिकल मुझे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो चार्ज पार्टिकल जब प्रोड्यूस होता है कोई जैसे इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन गन से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। वैसे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल क्रिएटिंग डिवाइस होते हैं, तो वो डिवाइस में से चार्ज पार्टिकल बाहर आएगा, और अगर वो डिवाइस में अगर हमने फिलामेंट लगाया है या फिर पोटेंशियल को यूज करके मैंने चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करके उस डिवाइस से बाहर निकाला है, तो वो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का अगर आपको फॉर्मूला कोई पूछे तो ये उसका फॉर्मूला है। देखिए, ये प्योरली प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए है, ऐसा आपको एग्जैक्टली कोई क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा कि वेलोसिटी का फॉर्मूला आप डिराइव करो। मतलब ये बोर्ड एग्जाम के लिए डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं है, बट आप बहुत सारे प्रॉब्लम के बीच में ऐसा छोटा छोटा डेरिवेशन करोगे। और मैं हमेशा आप सबको बोलता हूं कि छोटी छोटी ऐसी जो बातें होती है फिजिक्स में वो याद रखने की कोशिश करो, ठीक है। एग्जैक्टली याद रखने का मतलब मेरा ये नहीं है कि इसको रट्टा मारो, बट एटलीस्ट आपको दिमाग में होना चाहिए कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल को पोटेंशियल से एक्सेलरेट करते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी हम कैसे ढूंढ सकते हैं, तो ये उसका तरीका है। तो ये छोटे छोटे तरीके हैं ना, वो डायरेक्टली कोई टेक्स्ट बुक में लिखे नहीं होते, लेकिन जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना तब ये छोटे छोटे तरीके बहुत ही बार फ्रीक्वेंटली क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। सो ये मेरे एक्सपीरियंस से मैंने आपको बोला है कि बहुत सारे ऐसे रिपीट होने वाले छोटे छोटे कैलकुलेशंस जो है उसको मैं यहाँ पे पहले जनरलाइज करके आपको दिखाता हूँ, सो दैट इसके रिलेटेड जब भी प्रॉब्लम आए और हम इसको फिर से वहां पे रिपीट करके लिखें तो आपके दिमाग में ये क्या रहे, एकदम परफेक्टली दिमाग में आ जाए और उस टाइम पे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात सब में देखिए कि यहाँ पे देखिए ये Q by M रेशियो दिख रहा है आपको, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग दैट Q by M रेशियो, ओके। सी दिस इज Q डिवाइडेड बाय M, ये होता है चार्ज टू मास रेशियो। इससे पहले आप अगर इस पर्टिकुलर फिगर में देखें तो देखिए यहाँ पे भी ये Q और M का रेशियो कहीं ना कहीं से अपीयर हो जाता है, ओके। यहाँ पे अपने फॉर्मूला में देखिए रेडियस के फॉर्मूला में Q by M रेशियो अपीयर हो जाता है। फिर यहाँ पे भी आप देखिए मास और चार्ज का रेशियो अल्टीमेटली अपीयर हो रहा है। मतलब जब भी आप कोई चार्ज पार्टिकल को कोई आई कैन से चार्ज क्रिएटिंग डिवाइस जो होती है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन गन होता है, वैसी डिवाइस से अगर हम उसको बाहर निकालते हैं तो ऐसी डिवाइस के लिए जो फॉर्मुलेशन बनती है ना, उस फॉर्मुलेशन में ये चार्ज और मास का जो रेशियो होता है वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इसमें देखिए चार्ज और मास के रेशियो से मुझे मतलब है, चार्ज से मतलब नहीं है, मास से मतलब नहीं है। मतलब किसी चार्ज पार्टिकल का अगर मुझे चार्ज पता ना हो, मास भी अगर पता ना हो, लेकिन चार्ज टू मास का रेशियो अगर मुझे पता है तो भी ये फॉर्मुलेशन को मैं आसानी से क्या कर सकता हूं, यूटिलाइज कर सकता हूं, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आई होप कि ये मेरी बात को आप समझ रहे हो, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है। कभी कभी ऐसा बोला जाता है फिजिक्स के अंदर चार्ज और मास की वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन मतलब होता है चार्ज और मास के रेशियो से, ओके। उस रेशियो की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा, ये फॉर्मुलेशन कैसे आता है, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज में और बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हम ये फॉर्मुलेशन को यूज करने वाले हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना हमने देख लिया, पिछले लेक्चर के ऊपर से हमने इतना चीज तो ऑलरेडी जाना हुआ है कि व्हेन जिस चार्ज पार्टिकल इज एंटर्ड इनटू द मैग्नेटिक फील्ड सच अ वे दैट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू इट, वो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, और उसका रेडियस जो है वो r इज इक्वल टू mv अपॉन क्यूबी होगा, ठीक है। उसके सिवा अगर चार्ज पार्टिकल को 0 डिग्री पे एंटर किया तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को 180 डिग्री से एंटर किया तो भी वो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, डेफिनेटली वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। और 0, 180 और 90 के सिवा कोई और एंगल पे अगर आप चार्ज पार्टिकल को एंटर करते हो
तो ऐसे सिचुएशन में वो चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ पे मूव करेगा, और ये हेलिकल पाथ पे क्यों मूव करता है, कैसे मूव करता है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी ये सब कुछ देख लिया है प्रीवियस लेक्चर के अंदर। सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट ऑल सच थिंग्स अगेन, ठीक है, लेकिन ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए बिफोर वी प्रोसीड अहेड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, इसलिए थोड़ा बहुत मैंने उसका रिकैप आपको यहाँ पे दिया है। चलिए आज का जो मेन लेक्चर है हमारा, आज का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्या है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। आज का जो कंसेप्ट है वो है मोशन ऑफ चार्ज इन अ क्रॉस्ड फील्ड्स। क्रॉस्ड फील्ड का मतलब ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और ये दोनों फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। इस तरह से मैंने क्या किया, किसी चार्ज पार्टिकल को ऐसे रीजन के अंदर एंटर किया। फिर से बताता हूं, एक ऐसा रीजन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और ये दोनों फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ऐसे फील्ड को क्रॉस फील्ड बोला जाता है, और ऐसे क्रॉस फील्ड के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल को अगर हम एंटर करेंगे तो क्या होगा, उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कशन करने वाले हैं यूजिंग टू पर्टिकुलर डिवाइस। हम दो डिवाइस को डिस्कस करेंगे आज। इसमें से पहली डिवाइस जो है उसको कहते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। ये जो डिवाइस होती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज यूज टू सिलेक्ट द चार्ज पार्टिकल विद स्पेसिफिक वेलोसिटी व्हेन इट इज मूव्ड विद इन क्रॉस फील्ड। जब क्रॉस फील्ड के अंदर इस चार्ज पार्टिकल को मूव किया जाएगा तो कोई स्पेसिफिक वेलोसिटी वाला चार्ज पार्टिकल इस फील्ड से बाहर आ पाएगा विदाउट एनी डेविएशन। मैं बताता हूं कैसे। तो देखिए यहां पे है ना, आपके सामने मैंने एक फिगर रखी हुई है। इस फिगर में ऊपर एक कंडक्टिंग प्लेट है और एक नीचे भी एक कंडक्टिंग प्लेट है, मतलब ये कैपेसिटर जैसा स्ट्रक्चर है। और आप कैपेसिटर का स्ट्रक्चर जानते हो, कैपेसिटर की खासियत क्या होती है कि कैपेसिटर के आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ठीक है। इसलिए हमने एक कैपेसिटर जैसा स्ट्रक्चर बनाया है, क्योंकि मुझे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये दो प्लेट के बीच में चाहिए, इसके बाहर नहीं चाहिए, राइट। तो कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड इस दो प्लेट के बीच में होता है, इसलिए मैंने ये कैपेसिटर जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। इस कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, आउटर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो मैंने एक प्लेट रखी है और दूसरी प्लेट रखी है। ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है और नीचे वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज्ड है। और ये कैसे किया जाता है आप बैटरी लगा के कर सकते हो, मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि ऊपर वाली प्लेट क्यों पॉजिटिवली चार्ज है और नीचे वाली क्यों नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो अगर ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और नीचे वाली नेगेटिवली चार्ज है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस प्लेट का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली ऊपर वाली प्लेट से नीचे वाली प्लेट तक डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। सो यहाँ पे मैंने ब्लू वेक्टर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया हुआ है। मैंने ज्यादा वेक्टर्स नहीं ड्रॉ किए, जस्ट टू कीप माय फिगर क्लीन एंड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स बेटर, ओके। और अब क्या करना है, तो मुझे मैग्नेट्स का यूज करो, ठीक है। मैग्नेट्स का यूज करके या फिर किसी और सिचुएशन को क्रिएट ऐसी तरह से करनी है आपको, सो दैट मैग्नेटिक फील्ड जो है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है रेड वेक्टर से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैंने अप्लाई किया हुआ है, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हो किस तरह से मैंने अप्लाई किया हुआ है, ओके। अगर मैं इस प्लेट का 2D व्यू दिखाऊं तो ये पॉजिटिवली प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, और ये नीचे वाली प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बेसिकली इस स्क्रीन के अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड मैंने अप्लाई किया हुआ है, ओके। मैग्नेट को यूज करके आप इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में है, राइट। और ये रेड वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। और ये दो रेड वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के आप देख के पता कर पाओगे कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों फील्ड एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है, यू कैन सी। और ये परपेंडिकुलर है इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, क्रॉस्ड फील्ड्स बोलूंगा, ठीक है। इसको मैं क्रॉस्ड फील्ड बोलूंगा। अब क्या करना है, तो अब देखो यहाँ पे ये जो है ना, बेसिकली ये जो है वो है पार्टिकल एमिटर, ठीक है। ये पार्टिकल को एमिट करने वाली कोई डिवाइस है।
जैसे फॉर एग्जांपल यहां से मान लो प्रोटॉन एमिट होने वाले हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है, प्रोटॉन एमिट होने वाले हैं, तो ये प्रोटॉन यहां से निकलेंगे, ठीक है। और आप जानते हो कोई भी पार्टिकल एमिटिंग डिवाइस होती है वो सिंगल पार्टिकल कभी प्रोड्यूस नहीं करती है, वो डिवाइस मल्टीपल पार्टिकल यानी पार्टिकल का एक बीम जो होता है वो प्रोड्यूस करती है। और जैसे ही ये पार्टिकल इस पर्टिकुलर प्लेट के अंदर घुसेगा, जैसे ही ये पार्टिकल इस प्लेट के अंदर घुसेगा तो क्या होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी जो है, लेट अस से पार्टिकल की वेलोसिटी को v बोलते हैं, तो पार्टिकल की वेलोसिटी का वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर, तीनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाएंगे। सो लेट मी जस्ट ड्रॉ दैट पर्टिकुलर थिंग टू जस्ट गिव यू एन आइडिया कि कैसे होगा ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर, नीचे की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, ओके, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, और इस तरफ वेलोसिटी का वेक्टर है, यू कैन सी दैट, ओके। ये तीन वेक्टर क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। कैसे है, देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो यू कैन सी ये तीन वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ये बी है, ये वी है और ये है ई, ओके। अब क्या करना है, अब क्या डिस्कस करना है यहाँ पे, तो अब देखो इस पार्टिकल की मोशन दो प्लेट के बीच में कैसी होगी ये हमको डिसाइड करना है, ठीक है। ये पार्टिकल की मोशन इन दो प्लेट के बीच में कैसी होगी वो हमको यहाँ पे डिसाइड करना है। तो देखते हैं, चलिए मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट ये है कि मुझे ऐसा कोई पार्टिकल चाहिए जो पार्टिकल इन दो प्लेट में से विदाउट एनी डिफ्लेक्शन या विदाउट एनी चेंज इन वेलोसिटी वो क्या हो जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए, मतलब सीधे ऐसे 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 करके डायरेक्टली उसको डायरेक्टली मुझे क्या कर देना है, बाहर निकाल देना है। क्यों, ऐसा क्यों करना है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में हमको कोई स्पेसिफिक वेलोसिटी वाले पार्टिकल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। मतलब आप जानते हो कि बहुत सारी जगह पे कुछ चार्ज पार्टिकल को किसी दूसरे न्यूक्लियस पे या एटम पे बॉम्बार्ड किया जाता है टू क्रिएट सम न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड लॉट मेनी न्यूक्लियर प्रोसेसेस लाइक दैट एक्चुअली। तो ऐसी एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में हमको ऐसे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल की जरूरत पड़ती है जो चार्ज पार्टिकल को किसी सिचुएशन में कहीं पे बॉम्बार्ड किया जाए और हम अपना एक्सपेरिमेंट कर सके। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे एक ऐसी डिवाइस बनाई गई है। मान लो कोई मुझे बोलता है कि नहीं मुझे एक ऐसा पार्टिकल चाहिए जिसकी स्पीड 1000 मीटर पर सेकंड हो, समझना ये पर्टिकुलर चीज को बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। मुझे एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो मुझे एक ऐसा पार्टिकल दे जिस पार्टिकल की स्पीड क्या है भाई, क्या है बताओ मुझे, 1000 मीटर पर सेकंड है। तो अल्टीमेटली मेरे पास ये जो पार्टिकल एमिटर होगा, अगर पार्टिकल एमिटर सिर्फ एक पार्टिकल एमिट करता तो आई कैन एडजस्ट दिस पार्टिकल एमिटर सच अ वे कि वो मेरी डिजायर्ड वेलोसिटी को क्या करे, प्रोड्यूस करे। लेकिन पार्टिकल एमिटर क्या करता है, वो तो बीम प्रोड्यूस करता है, राइट। पार्टिकल एमिटर क्या करता है, वो बीम प्रोड्यूस करता है। तो मुझे बीम नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए भाई, एक सिंगल पार्टिकल चाहिए। तो ऐसा एक सिंगल पार्टिकल जिसकी कोई स्पेसिफिक वेलोसिटी हो, वैसा पार्टिकल चाहिए मुझे, ये मेरी जरूरत है, समझना है ये क्या है, मेरी जरूरत है। सी आई एम जस्ट पुटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग हियर, आई होप यू कैन सी दैट। नहीं चलो एक काम करते हैं, उसको रखते हैं जहां पे पहले था, लेट अस रिमूव इट ओनली, इसको रखने की जरूरत नहीं है अभी। आप समझ गए हो कि ये तीन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। और मुझे कैसा पार्टिकल चाहिए, मुझे एक ऐसा पार्टिकल चाहिए जो पार्टिकल क्या करे, इस पर्टिकुलर रीजन से, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन से बाहर निकल आए और उसकी कोई स्पेसिफिक स्पीड हो। स्पेसिफिक स्पीड, मान लो मुझे v0 जितनी स्पीड वाला पार्टिकल इस पर्टिकुलर रीजन से बाहर निकालना है, तो ये v0 जितनी स्पीड वाला पार्टिकल मैं इस पर्टिकुलर रीजन से कैसे बाहर निकालूं। तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देंगे, हम फिक्स कर देंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम चेंज कर सकते हैं बाय चार्जिंग दिस पर्टिकुलर प्लेट with some different charge densities, right? तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कुछ इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा so that हमको पार्टिकल ऐसा मिले
जो हमारी डिजायर्ड वेलोसिटी वाला हो। तो ये कैसे कर सकते हैं देखते हैं। तो चलिए, वेन एवर एनी पार्टिकल इज एंटरिंग इनटू सच फील्ड, ओके, व्हेन एनी, हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लेके शुरू समझाता हूं मैं यहाँ पे आपको, ठीक है। व्हेन एनी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ऐसा नेगेटिव भी ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पॉजिटिव लेके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ऐसा आप अपने आप समझ जाओगे नेगेटिव का क्या होगा। सो व्हेन एनी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल is entered into cross fields, then क्या, the force acts on particle, force acts on particle due to electric field as well as magnetic field। वो आप समझ सकते हो, दोनों फील्ड क्या करेंगे, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएंगे। दिस फोर्स इज लॉरेंट्ज फोर्स। आप जानते हो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई पार्टिकल को जब एंटर करते हैं तब उसके ऊपर लगने वाला फोर्स लॉरेंट्ज फोर्स होता है। दिस फोर्स इज, इस लॉरेंट्ज फोर्स को कैसे लिख सकते हैं, तो कि Q इंटू ई लिखेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स होगा, और Q V क्रॉस B करेंगे तो ये जो फोर्स होगा वो किसकी वजह से होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स होगा। ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, ये x डायरेक्शन है, इस तरफ जो है वो z डायरेक्शन है, और ऊपर की तरफ जो है वो है y डायरेक्शन। ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन है वो है y डायरेक्शन। ओके, समझ में आ गया सबको ये चीज परफेक्टली? इसमें कोई क्वेरी हो तो मुझे बताओ। चलो अभी इसके बाद क्या करेंगे, तो देखिए लॉरेंट्ज फोर्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल कैसा होगा देखते हैं। चलिए, F इज इक्वल टू Q इंटू ई, लेकिन E जो है वो नेगेटिव J वाली डायरेक्शन में है, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस J लिखूंगा, प्लस Q V क्रॉस B, तो V जो है वो X डायरेक्शन में है क्योंकि हमने चार्ज पार्टिकल को इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई किया हुआ है, तो ये VI होगा, क्रॉस ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैंने Z डायरेक्शन में लिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड B है और उसको मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, K लिखूंगा। ठीक है, तो आई विल राइट जस्ट K एट दिस पर्टिकुलर प्लेस। ओके, हम ट्रेडिशनली X इस तरफ लेते हैं, Y इस तरफ लेते हैं, Z इस तरफ लेते हैं। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से जाना है तो इस तरफ Z है तो इस तरफ क्या होगा, माइनस Z होगा। चलो अपने ट्रेडिशनल अप्रोच से ही चलते हैं, एक काम करते हैं, तो ये डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी भाई, माइनस Z वाली डायरेक्शन होगी, और माइनस Z वाली डायरेक्शन की वजह से मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, माइनस K लिखना चाहिए, राइट। अपनी जो फिगर है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो यू कैन जस्ट राइट डाउन लाइक दिस, माइनस QEJ प्लस QVB करो, और अब I क्रॉस माइनस K क्या होता है, तो I क्रॉस माइनस K जो होता है वो होता है J। I क्रॉस माइनस K जो होता है वो क्या होता है, तो कि वो होता है J। यू कैन अंडरस्टैंड दिस, राइट। I क्रॉस K क्या होता है, वो माइनस J होगा, लेकिन I क्रॉस माइनस K करोगे तो आपको क्या मिलेगा, J मिलेगा। सो दिस इज QVB इंटू J मुझे मिल चुका है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये मैग्नेटिक फोर्स जो है वो Y डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो फोर्स है वो माइनस J की वजह से माइनस Y डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं, देखो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर अगर ये चार्ज पार्टिकल Q है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल Q, तो उसके ऊपर ऊपर की डायरेक्शन में QVB जितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और नीचे की डायरेक्शन में Q इंटू ई जितना कौन सा फोर्स लगेगा भाई, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा। ठीक है, आई होप कि इज वेरी मच क्लियर टू यू। उसको थोड़ा सा अच्छा लिख के दे देता हूं, चलो आप यहाँ पे मैं बनाता हूं इसको। ओके, ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स, इसकी वैल्यू है QV और B, और नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो है इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स, और वो होगा Q इंटू ई। ठीक है, किस पे ऊपर लगता है भाई, तो कि Q जितने चार्ज पार्टिकल के ऊपर। तो और अपने ट्रेडिशनल अप्रोच से इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। आप जानते हो कि मैग्नेटिक फोर्स होता है QV क्रॉस B, यानी ये फोर्स की डायरेक्शन कैसे मिल जाएगी आपको, V क्रॉस B करने से मिल जाएगी। तो आप देखो जरा ध्यान से, V इस तरफ है और B इस तरफ है,
तो V से B की तरफ अगर स्क्रू घुमाओगे आप, तो ये स्क्रू कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। स्क्रू आपको रखना है ऐसे, आप इसको स्क्रू को ऐसे रखो और V से B की तरफ स्क्रू घुमाओ, तो ये स्क्रू कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ जाएगा। और इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फोर्स आपको ऊपर की तरफ मिलेगा, और वो यहाँ पे मिल भी रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मिलता है व्हेन इट इज पॉजिटिव चार्ज। तो वो ऑलरेडी नीचे है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स जो है वो नीचे की डायरेक्शन में मिलेगा। सो इसके ऊपर से मुझे यहाँ पे नेट फोर्स का अगर मुझे फॉर्मूला लिखना है, तो ये नेट फोर्स का फॉर्मूला मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, क्यू वी बी माइनस क्यू ई, और यहाँ पे आएगा जे। सो दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज पार्टिकल, राइट। ये हो जाएगा उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स। जब भी ये क्रॉस फील्ड से मूव कर रहा होगा, उस पर्टिकुलर टाइम पे लगने वाला नेट फोर्स कुछ ऐसा होगा। चलिए अब यहाँ पे समझना है, क्या समझना है, देखिए। हो सकता है ये दोनों फोर्स उसके ऊपर लग रहे हैं, तो एक फोर्स बड़ा हो, एक फोर्स छोटा हो, ठीक है। अगर मान लो मैग्नेटिक फोर्स बड़ा है, तो मैग्नेटिक फोर्स के बड़े होने की वजह से ये चार्ज पार्टिकल की मोशन क्या होगी? कुछ ऊपर की तरफ आएगी, इस तरह। यू कैन सी दैट, ओके। तो चलो मैं थोड़ा सा इसको डार्क दिखाता हूं। चलिए, ये चार्ज पार्टिकल की मोशन कुछ इस तरह आएगी अगर मैग्नेटिक फोर्स बड़ा है तो, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फोर्स छोटा है और इलेक्ट्रिकल फोर्स बड़ा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स बड़ा है, तो चार्ज पार्टिकल की मोशन कैसे होगी? कुछ ऐसे होगी। यू कैन सी दैट, वो नीचे की तरफ मूव करेगा, राइट। तो चार्ज पार्टिकल किस तरफ मूव करेगा वो डिसाइड कौन करता है? तो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स, ये दो फोर्स डिसाइड करते हैं कि चार्ज पार्टिकल का डेविएशन कौन सी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे चार्ज पार्टिकल ऐसा चाहिए जो विदाउट एनी डेविएशन इस पर्टिकुलर फील्ड से निकल जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो डेफिनेटली उसके लिए ये नेट फोर्स को क्या करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि इफ चार्ज्ड particle comes out from this region with constant velocity, that is without deviation, towards any plate, then net force acting on charged particle must be zero, है कि नहीं? इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाना चाहिए? जीरो हो जाना चाहिए। अब here force on charged particle due to electric field and magnetic force acting on it are what? Opposite to each other. Therefore, when net force is zero, क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स इक्वल हो जाना चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स इक्वल हो जाना चाहिए, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, और लॉरेंस फोर्स जो हो जाना चाहिए F, वो क्या हो जाना चाहिए? जीरो हो जाना चाहिए। लॉरेंस फोर्स जो है वो जीरो हो जाना चाहिए। और लॉरेंस फोर्स को हमने अभी कैलकुलेट किया है, क्यू वी बी माइनस क्यू ई, और यहाँ पे क्या आ गया? J आ गया, इज इक्वल टू जीरो। ओके, क्यू वी बी माइनस क्यू ई इज इक्वल टू जीरो हो चुका है। अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये क्यू वी बी माइनस क्यू ई पर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और उसके ऊपर से मुझे मिल जाएगा क्यू वी बी इज इक्वल टू क्यू ई। अगर क्यू क्यू निकाल दोगे तो आपको कुछ रिलेशन ऐसा मिलेगा, वी बी इज इक्वल टू ई। एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन, or you say from this result, we can say what we can say: velocity of charged particle. I should not use the word velocity because I'm talking about magnitude here. So speed of charged particle v मुझे क्या मिलेगी? तो कि e upon b मिलेगी, ठीक है। v is equal to मुझे मिलेगा e upon b। okay, so any charged particle having speed v is equal to e upon b, okay, any charged particle having speed v is equal to e upon b will move without any deviation, okay, and without change in speed. Okay, any charged particle having speed v is equal to e upon b will move without any deviation and without change in speed through
क्रॉस्ड फील्ड्स। ओके कि नहीं, समझ में आया? अगर पार्टिकल की वेलोसिटी E अपॉन बी जितनी है तो ये पार्टिकल विदाउट एनी डेविएशन इस क्रॉस फील्ड से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा, उसकी स्पीड में भी चेंज नहीं आएगा, मतलब इसका वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इवन इफ इट इज मूविंग विद इन अ क्रॉस्ड फील्ड्स। ओके, तो आप समझो कि अगर मुझे, मेरा मेन एस्पेक्ट क्या था, शुरू शुरू में मैंने बताया था कि मुझे एक ऐसा चार्ज पार्टिकल चाहिए जिसकी स्पीड क्या है, 1000 मीटर पर सेकेंड है। तो अभी देखो यहां से इस इलेक्ट्रॉन गन से मान लो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल बाहर निकले, अलग अलग स्पीड वाले। ठीक है, ये तो बीम होता है ना, तो बीम में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल होंगे, तो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल अलग अलग स्पीड वाले वहां से निकले। लेकिन आउट ऑफ ऑल दिस चार्ज पार्टिकल्स, न्यूमरस अमाउंट ऑफ चार्ज पार्टिकल जो वहां पे है, उसमें से मुझे सिर्फ ऐसे चार्ज पार्टिकल बाहर चाहिए जो चार्ज पार्टिकल की स्पीड मुझे जितनी चाहिए उतनी हो, फॉर एग्जाम्पल 1000 मीटर पर सेकेंड हो। तो मैं उस चार्ज पार्टिकल को कैसे अचीव करूंगा? तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो इस तरह से सिलेक्ट करना है सो दैट वेलोसिटी 1000 मिल जाए मुझे। ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू मुझे 1000 मिल जाए। अगर ये रेशियो मैंने परफेक्टली सिलेक्ट कर लिया तो ये दो प्लेट में से सिर्फ ऐसे पार्टिकल बाहर निकलेंगे जिस पार्टिकल की वेलोसिटी E अपॉन बी यानी 1000 मीटर पर सेकंड जितनी हो। ये 1000 मीटर पर सेकंड में यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं, 1000 नहीं होता, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग सिचुएशन में, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे अचीव कर सकता हूं बाय जस्ट एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ E एंड B। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि देयरफॉर बाय एडजस्टिंग रेशियो E upon B, okay, one can choose a charged particle with desired speed through crossed fields, okay, and this is the job of velocity selector। अब एक चीज यहाँ पे बोलो कि मतलब यहाँ पे तीन केस लेते हैं कि अगर V की वैल्यू E अपॉन B है तो क्या होगा, तो चार्ज पार्टिकल क्या आएगा, बाहर आ जाएगा विदाउट डेविएशन। तो चार्ज्ड पार्टिकल कम्स आउट विदाउट डेविएशन, ये एक चीज हो गई। अब क्या होगा, अगर V का वैल्यू बड़ा है किससे, E अपॉन B से, तो क्या होगा, तो मतलब ये हो गया कि V की वैल्यू ज्यादा है, और आप जानते हो V की वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फोर्स जो है ना, ये मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, V के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है ये अपना, ये इलेक्ट्रिक फोर्स V के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब आप चार्ज पार्टिकल की स्पीड को अगर चेंज करते हो, यानी अलग अलग स्पीड वाले चार्ज पार्टिकल जब इसके अंदर एंटर होते हैं तो वो सारे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी पे ये इलेक्ट्रिकल फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स चेंज नहीं होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स Fm इज इक्वल टू QVB, ये फोर्स क्या हो जाएगा, अलग अलग होगा, किसके लिए, अलग अलग वेलोसिटी वाले पार्टिकल के लिए। यानी जो पार्टिकल की वेलोसिटी E अपॉन बी से अगर ज्यादा है तो उसके लिए क्या होगा, अब ऐसा बोल सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फोर्स विल बी लार्जर देन इलेक्ट्रिकल फोर्स, एंड ऐसा पार्टिकल जो है देयरफॉर पार्टिकल विल डेविएट टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। ओके, पार्टिकल विल डेविएट टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्यों, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट की तरफ अपनी सिचुएशन में क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा और पार्टिकल का डेविएशन उस तरफ होगा। और एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा अगर V लेस देन E अपॉन B है, तो ऐसी सिचुएशन में ये Fm लेस देन Fe हो जाएगा, और हम बोल सकते हैं कि डेविएशन क्या होगा, नेगेटिव प्लेट मुझे मिलेगा। सो डेविएशन इज टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट मुझे मिल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है इसको कहते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। ठीक है, मतलब जिस पर्टिकुलर वैल्यू की वेलोसिटी वाला चार्ज पार्टिकल आपको इस क्रॉस फील्ड से बाहर चाहिए विदाउट एनी डेविएशन, वो आप अचीव कर सकते हो बाय एडजस्टिंग द रेशियो ऑफ E एंड B। रेस्ट जो भी पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी के हिसाब से या तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट हो जाएंगे या तो वो
नेगेटिव प्लेट की तरफ डेविएट हो जाएंगे, कौन से पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ जाएंगे और कौन से नेगेटिव की तरफ जाएंगे, ये मैंने यहाँ पे आपको इस 3 कंडीशन को यूज करके एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि ये वेलोसिटी सिलेक्टर का कंसेप्ट आपके दिमाग में परफेक्टली क्लियर हो चुका होगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वेलोसिटी सिलेक्टर के बाद ऐसा कोई और डिवाइस है जिसमें ये क्रॉस फील्ड का कंसेप्ट यूज होता हो? तो आंसर है यस। एक और डिवाइस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो हमको पढ़ना है, और ये डिवाइस है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, इस डिवाइस को कहते हैं साइक्लोट्रॉन। ये साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जो कोई भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए यूज होता है। अगेन, ये एक्सेलरेट करने की जरूरत क्या है भाई चार्ज पार्टिकल को? तो अगेन, ये एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में हमको बहुत सारे प्लेसेस में एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की जरूरत पड़ती है। तो जहां पे लेबोरेटरी में हमको एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की जरूरत पड़े, वैसी जगह पे, ठीक है, ये पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए साइक्लोट्रॉन नाम का डिवाइस यूज होता है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है समझना कि साइक्लोट्रॉन कैसे वर्क करता है, राइट। लेकिन उससे पहले ये साइक्लोट्रॉन कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वो प्रिंसिपल को हम थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं, बिकॉज ये सेम प्रिंसिपल है जो आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो। ये प्रिंसिपल कौन सा है? देखिए, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये उसका प्रिंसिपल है। ठीक है, ये उसका प्रिंसिपल है। लेकिन ये चार्ज पार्टिकल जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, तब चार्ज पार्टिकल की मोशन कैसे होगी, बस उसी लॉजिक से, उसी कंसेप्ट से ये डिवाइस जो है वो वर्क करता है, राइट। और हम जब व्हेन चार्ज पार्टिकल्स एंटर द मैग्नेटिक फील्ड सच अ वे दैट v इज परपेंडिकुलर टू b, तो क्या करेगा? ये सर्कुलर मोशन करेगा, और उस सर्कुलर मोशन की जो रेडियस होती है, वो रेडियस मैंने यहाँ पे आपको दिखाई हुई है। यू कैन सी दिस रेडियस r इज इक्वल टू mv अपॉन qb। और खास चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो है इसकी रेडियस जो होती है वेलोसिटी के प्रोपोर्शन में होती है। मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस भी बढ़ेगी। ये ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जब चार्ज पार्टिकल v परपेंडिकुलर टू b वाली कंडीशन से जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होता है, तब वो सर्कुलर मोशन करता है, उसकी रेडियस mv अपॉन qb होती है, और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसका फॉर्मूला भी हम पहले डिराइव कर चुके हैं। ये उसका फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का, राइट। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है qb अपॉन 2πm, वो होती है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों होती है? क्योंकि Q, B और M ये तीन चीजें यहाँ पे दिख रही है आपको, और ये तीन चीजें इस पर्टिकुलर केस में क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो ये होता है उसका प्रिंसिपल। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, लेकिन जब भी आपको बोले व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन, देन यू शुड मेंशन दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। तो आपको ये समझाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल। साइक्लोट्रॉन कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है भाई? तो व्हेन चार्ज पार्टिकल इज एंटर इनटू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन v इज परपेंडिकुलर टू b, और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में रेडियस होता है mv अपॉन qb, फ्रीक्वेंसी होता है qb अपॉन 2πm, और ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, और उसकी रेडियस जो होती है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शन में होती है। इतनी चीजें इस पर्टिकुलर साइक्लोट्रॉन को बिल्ड करने के लिए यूटिलाइज हुई है। इस पर्टिकुलर चीजों का यूज हम करेंगे इस पर्टिकुलर चीज के वर्किंग को एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो आइए समझते हैं इस पर्टिकुलर डिवाइस का वर्किंग कैसे होता है, और ये डिवाइस कैसे चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, ठीक है। तो देखते हैं, आइए। Cyclotron is a device developed by E.O. Lawrence and M.S. Livingston in 1934. It is used to accelerate charged particles like protons and neutrons. This results in production of high energy charged particle. In nuclear physics, such energized particles are used to bombard nuclei causing nuclear reactions. A positively charged particle can be accelerated to high energy with the help of an oscillating electric field by making it cross the same electric field time and again with the use of a strong magnetic field. Two hollow half cylinders made of high conductive metals known as Ds are so placed that the straight edge will be face to face with a small gap between them.
Now these two Ds are connected to two terminals of an alternating voltage source, an oscillator. It would help in changing polarity. If D1 is in the positive potential, then D2 will be in exact opposite, that is negative potential at the same time. In this way, they would be oscillating and an electric field would be created between them. One electromagnet is kept below the two Ds and one electromagnet is kept above the Ds. Bottom electromagnet will have north pole above and top electromagnet will have south pole below. This would create a magnetic field perpendicular to the direction of the electric field. This entire arrangement is sealed in a vacuum box. The two Ds create an electric field. The direction of electric field is horizontal. The direction of magnetic field is vertical. When we place a positively charged particle, which may be a proton or a combination of proton and neutron both, since D1 is positive, D2 is negative, there is an electric field between them. Now a force acts upon the charged particle and its direction would be the direction of E. Because of this force, the charged particle gets acceleration, and because of acceleration, the speed increases till it enters the D. Since D is an enclosed container, so the value of electric field is 0. So force becomes 0 and acceleration becomes 0. So inside the container there is no electric field, but there is magnetic field and its direction is north. The charged particle now moves perpendicular to the direction of the magnetic field. It experiences a force in a direction perpendicular to the plane containing V and B. This force provides the centripetal force and makes the charged particle move along a circular path of radius r is equal to mv upon q times b. The particle makes a semicircle and comes to the gap. The time taken is t by 2. Because if the time taken to complete one circle is t, then the time taken to complete semicircle would be t by 2. As soon as the particle comes to end, it is influenced by electric field. When the particle was born, its velocity was 0. When it enters the D, its velocity is v and it is constant because the magnetic field cannot change the velocity. The oscillator will change the polarity. When it comes out of D, it again comes under the influence of electric field. The electric field accelerates the charged particle to V1. When it enters D2, the velocity would remain constant. Now D2 becomes positive and D1 becomes negative. When it comes out of D, it again comes under the influence of electric field. The electric field accelerates the charged particle. The particle would now move from D2 to D1 because its velocity would increase to V2. When it enters D1 again, the velocity would remain constant because the magnetic field cannot change the velocity, but the particle would make a greater semicircle because it is coming inside the D with a greater velocity. When it comes out of D, it comes under the influence of electric field. Once again, the electric field accelerates the charged particle and now the velocity becomes v3. In this way, the particle moves in a circular path
and with each circle the velocity of the charged particle increases. If the velocity of a charged particle increases, the radius of the charged particle would also increase. Finally, when the particle has no more space to grow in radius, it is thrown out through a window. With such a high velocity, the particle has high energy and it hits the target. So guys, आप सबने देखा यहाँ पे साइक्लोट्रॉन कैसे वर्क करता है. लेट मी रिपीट इन माय वर्ड्स नाउ. मैं इसको अपनी तरह से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो वो साइक्लोट्रॉन का स्ट्रक्चर है. और इस साइक्लोट्रॉन के स्ट्रक्चर में ये जो राइट हैंड साइड डी जैसा शेप है उसको कहते हैं राइट डी, और लेफ्ट हैंड साइड जो उल्टा डी जैसा शेप दिख रहा है आपको उसको कहते हैं लेफ्ट डी. और ये दोनों डी के बीच में हमने एक ऑसिलेटर लगाया हुआ है. अब ये ऑसिलेटर होता क्या है समझिए. ऑसिलेटर बेसिकली एक पावर सप्लाई होता है जो कंटिन्यूअसली चेंज होता है. फॉर एग्जांपल अभी पर्टिकुलर मोमेंट पे मान लीजिए कि ये लेफ्ट डी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और राइट डी जो है वो नेगेटिवली चार्ज है. अभी थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद ये जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. फिर से थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, फिर से ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंटिन्यूअसली शिफ्ट होते रहेंगे लेफ्ट डी और राइट डी के बीच में. तो इस ऐसे सप्लाई जो प्रोड्यूस करता है, ऐसे सप्लाई को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटर कहते हैं. यहाँ पे मान लीजिए ये लेफ्ट डी है और ये राइट डी है. इनिशियली मान लो लेफ्ट डी पॉजिटिव है, राइट डी नेगेटिव है. थोड़ी देर के बाद क्या होगा, लेफ्ट डी जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, राइट डी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा. ओके, और उसके बाद क्या होगा, फिर से ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा. यू कैन सी दैट. अब देखो शुरू में लेफ्ट डी पॉजिटिव था और राइट डी नेगेटिव था. अब क्या हुआ, फिर से वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया. इसको कहते हैं एक साइकिल का कंप्लीट होना. अगर यहां से लेके यहां तक टोटल जो टाइम लगता है वो टी है, तो यहां से लेके यहां तक का जो टाइम लगेगा वो होगा t/2. समझ में आया कि फुल साइकिल कंप्लीट होने में अगर टाइम टी लगता है तो हाफ साइकिल कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम होगा t/2. तो ये राइट डी और लेफ्ट डी कंटिन्यूअसली अपने आप में पॉजिटिव और नेगेटिव कंटिन्यूअसली इसमें क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा. तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया. लेकिन ये कितनी बार होगा, ये कितनी फ्रीक्वेंसी वाला ऑसिलेटर हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है. तो आप देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा लिख के रखा है. ये जो ऑसिलेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी गीगाहर्ट्ज में. गीगाहर्ट्ज मतलब अब 10⁹ हर्ट्ज के ऑर्डर में इसकी फ्रीक्वेंसी होगी. इसका मतलब समझिए कि मान लीजिए लेफ्ट डी है और राइट डी है. लेफ्ट डी पॉजिटिव है, ये राइट डी नेगेटिव है. फिर क्या होगा, t/2 टाइम के बाद ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, और उसके बाद फिर से t/2 टाइम के अंदर यानी टोटल टाइम होगा कैपिटल T, तो उसके अंदर ये फिर से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा. उसको हम क्या बोलेंगे, वन साइकिल बोलेंगे. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वन साइकिल बोलते हैं. अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 10⁹ हर्ट्ज के ऑर्डर में है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो एक साइकिल है ना, वैसी ऑलमोस्ट 10⁹ साइकिल एक सेकंड में कंटिन्यूअसली दोनों डी के बीच में चेंज होगी. सो दिस इज वेरी वेरी लार्ज नंबर यू कैन से. अब देखिए इसकी जरूरत क्या है और हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग विल वर्क, उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं. वैसे आपने ऑलरेडी ये चीज देख ली है, राइट? तो थोड़ा बहुत आइडिया तो आ चुका होगा, लेकिन फिर भी एक बार उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, देखते हैं. चलिए अब देखो यहाँ पे ये दोनों डी के बीच का जो रीजन है, उस बीच के रीजन में क्या है, तो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. ये जो रेड लाइंस में दिखा रहा हूं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस है. अगर मान लीजिए ये लेफ्ट डी पॉजिटिव है और राइट डी नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना कुछ ऐसी होगी. यू कैन सी दैट, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. लेकिन थोड़ी देर के बाद जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी राइट डी पॉजिटिव और लेफ्ट डी नेगेटिव हो जाएगी,
तो ऐसी सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी मिलेगी, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे दोनों डीज के बीच में क्या होती है, कंटिन्यूअसली चेंज होती है। अब ये राइट डी और लेफ्ट डी आप उसको कंडक्टिंग मटेरियल कंसीडर कर सकते हो, तो उसके अंदर की तरफ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ये दोनों डी के बीच वाले रीजन में ही होता है। सो दिमाग में रखिएगा, अगर इस रीजन के अंदर मैंने कोई चार्ज पार्टिकल को रख दिया, मान लो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को रखा, तो positively charged particle will always move towards what, it is always move towards electric field। तो electric field जिस डायरेक्शन में होगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपनी मोशन शुरू करेगा। यहाँ पे जैसे ही हमने पार्टिकल रखा उसका इनिशियल स्पीड जो था दैट इनिशियल स्पीड वाज 0। तो मैं यहाँ पे उसी पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ पे शुरुआत करता हूँ। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर डी शेप्ड objects called D are connected with what? Connected with oscillator of very large frequency। Okay, बहुत ही लार्ज फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर के साथ हमने दोनों डीज को कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था डी डबल ई, सो इट इज बेसिकली कॉल्ड डीज आर connected with oscillator of very large frequency, you can see that। okay, अब क्या होगा, let a positively charged particle, ठीक है, let a positively charged proton is kept in a region between two D's and its initial velocity is 0। वो भी हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, and its initial velocity is 0। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। अब क्या होगा, दिस प्रोटॉन will experience a force along electric field। okay, this proton will experience a force along electric field and it will rush to negatively charged D with acceleration a is equal to, प्रोटॉन का चार्ज होगा E, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैपिटल E और प्रोटॉन का मास अगर m है तो ये E अपॉन m जितने एक्सेलरेशन से नेगेटिवली चार्ज्ड D की तरफ रश करेगा। अब यहाँ पे बताने वाली बात है इंपॉर्टेंट, आप देखो यहाँ पे, हियर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड magnetic field are perpendicular to each other, okay, and velocity of proton, okay, velocity of proton or any charged particle whichever you have kept there, मैंने यहाँ पे प्रोटॉन बोल के पहले से डिफाइन कर दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे प्रोटॉन बोलता हूँ। So electric field and magnetic field are perpendicular to each other and velocity of proton is also perpendicular to what? Also perpendicular to magnetic field, that is V is perpendicular to B। okay, now you see velocity is perpendicular to magnetic field and as velocity is perpendicular to magnetic field, ये जो भी चार्ज पार्टिकल है, मतलब इस केस में वो प्रोटॉन है, तो वो प्रोटॉन क्या करना चाहिए, सर्कुलर मोशन करना चाहिए। ठीक है, सर्कुलर मोशन करना चाहिए। इस पर्टिकुलर चीज को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ and I'm just shifting it on, I can say another page। चलिए, see this is what we have। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हमने अभी देखा कि here velocity vector and magnetic field vector are perpendicular and hence charged particle, अपने केस में वो क्या है भाई, प्रोटॉन है, will move along circular path। ठीक है, वो सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देगा, यानी ये पार्टिकल आएगा ऐसे सर्कल बनाएगा और मान लो यहां तक आया। ओके, सो व्हेन इट कंप्लीट्स इट्स हाफ सर्कल इन कैपिटल T by 2 टाइम, ओके, polarity of the D will change, polarity of the D will change। मतलब अब क्या होगा, तो कि ये लेफ्ट डी जो है वो नेगेटिव हो जाएगी और राइट डी पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। polarity of the D will change and therefore again proton or you can say charged particle
okay, will accelerate towards negatively charged D with acceleration provided by electric field, okay, which is E upon M. तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसकी वजह से उसको एक्सेलरेशन मिलेगा और वो एक्सेलरेट करेगा नेगेटिवली चार्ज डी की तरफ, एंड हेंस speed of charge particle will increase. Okay, speed of charge particle will increase as radius का फॉर्मूला हमने देखा है mv upon qb, which implies radius is proportional to v. Okay, radius of circle or circular path of charged particle will also increase along with its speed. समझे ये पॉइंट अब क्यों काम आया? दिस इज रियली इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट कि वेलोसिटी रेडियस के प्रोपोर्शन में है, इसलिए वेलोसिटी के बढ़ने से रेडियस भी बढ़ जाएगी, और रेडियस बढ़ जाएगी तो क्या होगा? रेडियस बढ़ जाएगी तो क्या होगा देखते हैं, चलिए। रेडियस बढ़ जाएगी तो क्या होगा? हमने देख लिया था ये पार्टिकल जो था वो ऑलरेडी यहां से यहां तक तो आ चुका था। अब जैसे ही वापस इस दोनों के बीच के रीजन में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो एक्सेलरेट हुआ, और इस एक्सेलरेशन की वजह से उसका वेलोसिटी बढ़ा, और वेलोसिटी के बढ़ने की वजह से क्या हुआ? उसका रेडियस भी बढ़ गया। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया। नाउ दिस पार्टिकल विल मूव टुवर्ड्स, now particle will rush to negatively charged D with more amount of, sorry, with increased radius, I should say, with increased radius. That means ये particle यहाँ से increase होके फिर ऐसे आएगा again. By the time it completes its half circle in t by 2 time, polarity of these will change. Okay, so this process will continue. Okay, process will continue, and it will make charge particle accelerate. Due to this, its speed and radius of its circular path will keep increasing. Okay, so it will keep increasing. This will happen until desired acceleration is not achieved. Okay, and then particle is taken out. So this is what the working is, guys. So if somebody asks you to write down the working of this cyclotron, आपको ये लिखना पड़ेगा, और आप देखिए यहाँ से एक्सेलरेट होके फिर से रेडियस बढ़ेगी उसकी, फिर आधे टाइम में फिर से यहाँ पे पोलरिटी चेंज हो जाएगी, फिर से उसकी रेडियस बढ़ेगी, एंड इट विल कंटिन्यू लाइक दिस. ओके, it will continue like this. You can see that like this, like this, like this, and then it is taken out whenever desired acceleration is achieved. So this is how that particle will continuously move on a circular path with increasing velocity and increasing radius. So I hope you are very much clear about this particular functionality of a cyclotron. ओके, अब इसमें कुछ और पढ़ना है. इसमें क्या पढ़ना है? तो ये साइक्लोट्रॉन तभी जाके वर्क करेगा जब कोई स्पेसिफिक कंडीशन अचीव होगी. अब ये स्पेसिफिक कंडीशन क्या है देखते हैं, चलिए. तो देखो, हमने यहाँ पे, अगर आपने ध्यान से इस पर्टिकुलर चीज को पढ़ा हो तो यू मस्ट हैव नोटेड कि ये चार्ज पार्टिकल जब अपनी हाफ सर्कल कंप्लीट करता था, उसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता था? डीज की पोलैरिटी चेंज होती थी. इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल के सर्कुलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी और डीज के पोलैरिटी चेंज होने की फ्रीक्वेंसी दोनों मैच करती है. Okay, so here when particle completes its half circular path in time t by 2, exactly at that time only polarity of these changes. Okay, at that time only polarity of the D's changes. This shows what? This shows that क्या बोल सकते हैं भाई कि frequency of charged particle on a circular path, charged particle on its
circular path must match with frequency of, I can say, that oscillator connected between two Ds, and therefore essential condition, okay, for cyclotron to work properly is frequency of charged particle must be equal to frequency of oscillator. और अभी आप सोचोगे भाई ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी हमने रखी थी वो गीगाहर्ट्ज में थी, तो वो गीगाहर्ट्ज में क्यों रखी थी? वो इसलिए रखी थी कि ये जो चार्ज पार्टिकल है वो इस पर्टिकुलर दोनों डी के बीच में जो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, उस चार्ज पार्टिकल की खुद की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? वो होगी गीगाहर्ट्ज के ऑर्डर में। तो इसलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को मैच करने के लिए हम चार्ज के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे डी पे जो प्लस और माइनस चेंज होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी जो हम ऑसिलेटर से देते हैं वो दोनों को क्या करेंगे? सेम रखेंगे। और यहाँ पे कुछ लिमिटेशन भी है, बहुत छोटी सी बात है यहाँ पे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, तो उसकी लिमिटेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, लिमिटेशन क्या है? लेट अस सी दैट। साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। ओके, अब लिमिटेशन में ध्यान रखने वाली बात यह है कि देखिए, ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर मोशन एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि क्या आपको लगता है कि साइक्लोट्रॉन में जब चार्ज पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज होती है और उसके साथ साथ उसकी रेडियस इंक्रीज होती है, तो डू यू थिंक कि उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी बिकॉज ऑफ द रेडियस इंक्रीज एंड वेलोसिटी इंक्रीज? देन आंसर इज नो, ऐसा नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होना चाहिए? क्योंकि फॉर चार्ज पार्टिकल फ्रीक्वेंसी f जिसकी वैल्यू होनी चाहिए qb अपॉन 2πm मस्ट बी कांस्टेंट। ओके, मस्ट बी कांस्टेंट टू फुलफिल, I can say, criteria, essential criteria for cyclotron, or I should write this criteria for cyclotron। कौन सा क्राइटेरिया भाई? क्योंकि अभी हमने यहाँ पे मेंशन किया वो क्राइटेरिया। ओके, तो ये कांस्टेंट रहना चाहिए। अब ये कांस्टेंट कब नहीं रहेगा? चार्ज तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखो बी अगर नॉन यूनिफॉर्म हो गया, हम जानते हैं कि बड़े रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखना ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, राइट? तो अगर बी नॉन यूनिफॉर्म हो गया तो यहाँ पे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा और साइक्लोट्रॉन वर्क नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पे पहली बात आती है कि साइक्लोट्रॉन विल नॉट वर्क व्हेन नंबर 1 बी इज नॉन यूनिफॉर्म। मतलब यहाँ पे बी को किसी भी हालत में आपको क्या करना पड़ेगा? यूनिफॉर्म रखना पड़ेगा। और दूसरा, मास। आप सोचोगे सर मास तो चेंज नहीं होता, मास तो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, लेकिन आप जानते हो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी से कि अगर आप पार्टिकल के चार्ज को एक्सेलरेट करते ही जाओगे तो चार्ज पार्टिकल की जो स्पीड होती है, अगर वो लाइट की स्पीड से नजदीक पहुंच गई, मतलब वो रिलेटिविस्टिक स्पीड बन गई, तो रिलेटिविस्टिक स्पीड पे चलने वाला कोई भी पार्टिकल अपने मास को इंक्रीज करता है, राइट? ये आपने पढ़ा होगा। तो नहीं पढ़ा है तो सुन लो कि कोई भी चार्ज पार्टिकल की स्पीड अगर रिलेटिविस्टिक हो जाती है, रिलेटिविस्टिक मतलब क्या? ऐसी कोई स्पीड जो स्पीड को आप लाइट की स्पीड की कंपेयर में इग्नोर ना कर सको, ऐसी स्पीड को कहते हैं रिलेटिविस्टिक स्पीड। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल की स्पीड इस साइक्लोट्रॉन के अंदर अगर रिलेटिविस्टिक बन जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में वो चार्ज पार्टिकल का मास इंक्रीज होगा। ओके, और मास इंक्रीज होगा तो देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, राइट? सो आई कैन से वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ओके, शुड नॉट बी रिलेटिविस्टिक। तो ये दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जो लोग साइक्लोट्रॉन को यूज करते हैं। वैसे चार्ज पार्टिकल बहुत ही लाइट होते हैं, ठीक है, और लाइट चार्ज पार्टिकल की स्पीड को इंक्रीज करना बहुत ही आसान होता है। मतलब आप थोड़ा सा एक्सेलरेट करोगे, थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दिया तो देयर इज अ चांस कि उसकी स्पीड रिलेटिविस्टिक हो जाए। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ईच एंड एवरी टाइम कि बी और एम की वैल्यू को हम क्या करें? कांस्टेंट रखें, तब जाके ये साइक्लोट्रॉन परफेक्टली वर्क कर पाएगा। लेकिन एक बात सुनिए, प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल सिचुएशन में आजकल
हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स है जिससे बी और एम की बहुत चेंज हो जाए अगर उसकी वैल्यू, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके साथ साथ ऑसिलेटर की भी वैल्यू क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। सो ऑसिलेटर की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो साथ साथ में चार्ज की वैल्यू क्या होगी कि बी और एम से चार्ज की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और चार्ज की वैल्यू अगर चेंज होगी तो उसके सामने ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी भी अपने आप क्या हो जाएगी, सिंक्रोनस तरीके से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ऐसा साइक्लोट्रॉन जिसमें अगर चार्ज की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है तो उसके सामने ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी अपने आप एडजस्ट हो जाए, अपने आप सिंक्रोनाइज्ड हो जाए, ऐसे साइक्लोट्रॉन को सिंक्रोट्रॉन कहते हैं। सिंक्रोट्रॉन ये नाम याद रखना। तो आजकल सब जगह पे सिंक्रोट्रॉन यूटिलाइज होते हैं इन प्लेस ऑफ साइक्लोट्रॉन, बट अल्टीमेटली वो साइक्लोट्रॉन ही है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि चार्ज की फ्रीक्वेंसी अगर वहां पे मैच नहीं करती तो ऑसिलेटर अपने आप क्या करता है, चार्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है, और ये जो नेसेसरी एसेंशियल कंडीशन है वो हमेशा क्या करता रहता है, फुलफिल करता रहता है। तो आई होप साइक्लोट्रॉन के बारे में आपको सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।